हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों की चर्चा कर रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमने अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गारो खासी, जयंतिया, इन सभी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करते हैं। अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, इसका शुरुआत होता है गुजरात से। गुजरात के पालमपुर से शुरू होकर के और दिल्ली में रायसीना हिल्स, आपने राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति निवास के बारे में सुना होगा। ये राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल्स पर है और ये रायसीना हिल्स इसी अरावली पर्वत की ही श्रृंखला, इसी अरावली का ही विस्तार है। ठीक है, तो गुजरात के पालनपुर से होकर के और राजस्थान होते हुए दिल्ली तक चली जाती है। दिल्ली तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वत के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ों की चर्चा करें जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। हालांकि हम हिमालय के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, हिमालय को हम हाईएस्ट पीक के नाम से जानते हैं। तो हिमालय के बारे में कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये सबसे पुराना पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला है? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। साथ ही भारत के साथ साथ यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। 2-3 पॉइंट्स ही हैं। पहली चीज़, गुजरात के पालनपुर से होकर के और दिल्ली तक फैला हुआ है। दूसरी चीज़, विश्व की और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक, अगला चीज़ है कि इस पूरी श्रृंखला में कौन सा हाईएस्ट पीक है। हिमालय के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वत में सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ये लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। हालांकि अरावली पर्वत गुजरात से दिल्ली तक फैला है, लेकिन गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत फेमस चोटी है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। माउंट आबू ये कहाँ पर है? अरावली पर्वत में ही और राजस्थान राज्य में। माउंट आबू, ये दोनों चोटियों के नाम याद रखिएगा। ये दोनों ही अरावली पर्वत पे विस्तृत हैं। ठीक, इसके अलावा अरावली पर्वत के ही आसपास से कुछ नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि एक है लूनी नदी और एक है बनास नदी। कौन कौन सी? लूनी नदी और बनास नदी। इन दोनों का भी उद्गम इसी अरावली पर्वत के आसपास होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, अरावली पर्वत किस प्रकार के स्ट्रक्चर का उदाहरण है? तो अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है कि क्योंकि ये सबसे पुराना पर्वत है और पुरानी चीज़ें जो है वो समय के साथ क्षीण होती चली जाती हैं, उसमें क्षय होता चला जाता है, मतलब डिग्रेड होती चली जाती हैं। और उसी प्रकार से वेदरिंग की वजह से, इरोजन की वजह से, टूट फूट की वजह से अरावली की जो पूरी श्रेणी है वो लगभग, इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत कम होती चली गई है और कहीं कहीं पर ये लगभग विलुप्त होती चली गई है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ये जो 4-5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, बस इसको याद रखिएगा अरावली के बारे में। अगला है विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश में फैला हुआ है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत के बारे में याद रखेंगे, इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, गुजरात में है, साथ ही झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, हालांकि मैंने इसको केवल मध्य प्रदेश में ही इसका मैक्सिमम हिस्सा शो किया है, लेकिन आप इसको करेक्ट करके और याद रखेंगे ये इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से? गुजरात से शुरू होकर के मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादातर हिस्सा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, या कह सकते हैं कि यूपी का जो दक्षिणी सिरा है वहाँ पे,
और झारखंड तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा इस विंध्याचल पर्वत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में प्रमुख पहाड़ियों में कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं? तो एक है भांडेर और एक है कैमूर। ठीक है, भांडेर और कैमूर ये दोनों पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित हैं? पूछा जाता है भांडेर किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? तो भांडेर जो है वो विंध्याचल की पर्वत चोटी है। कैमूर भी किसकी चोटी है? विंध्याचल पर्वत की चोटी है। ठीक है, अगला याद रखेंगे यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदी निकलती है? तो इसी विंध्याचल के दक्षिण में एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा। हालांकि इसका उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है और विंध्याचल से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन नर्मदा नदी महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से होता है और सतपुड़ा में भी स्पेशली लोकेशन पूछा जाए तो अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में सिर्फ इसका लोकेशन, राज्यों में विस्तार, बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे। दो प्रमुख पर्वत चोटियों की मैंने चर्चा की, भांडेर और कैमूर। हालांकि इसी पर्वत श्रेणी में जब झारखंड में जाएंगे तो झारखंड में एक चोटी का नाम मिलता है पारसनाथ। पारसनाथ चोटी कहाँ पर है? ये इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है, लेकिन राज्य कौन सा है? राज्य है झारखंड। ठीक है, इन 3-4 चोटियों के नाम याद रखिएगा, खास करके पारसनाथ चोटी का। पारसनाथ चोटी जो है वो जैन मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। साथ ही एक और चीज़ है, विंध्याचल पर्वत के बारे में एक विशेष बात यह है कि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक होने का मतलब है कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो इसको क्रॉस करके दक्षिण की तरफ नहीं आ पाती हैं और दक्षिण भारत की नदियां इसको क्रॉस करके उत्तर की तरफ नहीं जा पाती हैं। ठीक है, तो कभी पूछा जाए प्रश्न कि भारत में जल विभाजक पर्वत श्रेणी का नाम बताइए, तो विंध्याचल पर्वत जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन स्पेशली अगर बहुत टू द पॉइंट हम देखें तो गुजरात से होकर के मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो गुजरात में भी फैला हुआ है। गुजरात हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार अगर आप देखो तो इसको ड्रॉ करते हुए मैंने इसको ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा उत्तर की तरफ जब आप खुद पर्सनली मैप ड्रॉ कर रहे होंगे इसको ज़्यादातर आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे और गुजरात से होकर के कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा या छोटा सा हिस्सा जो टच करता हुआ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो 4 राज्यों में इसका मुख्यतः विस्तार है। गुजरात, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक, इतने राज्यों में किसका विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत में कई सेपरेट सीरीज़ हैं, छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं, इनको यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि मैं क्रम से चलूँ तो सबसे पहले है राजपीपला, इसके बाद में है राजपीपला, इसके बाद में है महादेव और उसके बाद में है मैकल श्रेणी। हालांकि इनके बीच में कुछ और छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं जैसे कि अजंता श्रेणी और मुल्ताई श्रेणी। इन सभी के बारे में भी आप चाहें तो याद रखिएगा, पर इन 3 नामों को विशेष रूप से याद रखेंगे, राजपीपला, महादेव और मैकल। राजपीपला, महादेव और मैकल। ठीक है, राजपीपला, महादेव, मैकल, ये तीनों किस पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं? ये सभी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के हिस्से हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम याद रखिएगा। इसी सतपुड़ा श्रेणी पे पंचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल है। ठीक है, पंचमढ़ी नामक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा आपका अमरकंटक नामक पर्यटन स्थल भी यहीं पर है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट बिंदु है नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में। प्रश्न पूछा जाता है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पर स्थित है, जो कि
राजपीपला, महादेव, मैकल, इस मैकल श्रेणी का लगभग पूर्वी हिस्सा है, यहाँ से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। ठीक, इसके अलावा इसी सतपुड़ा पर्वत का जो मध्य वाला श्रृंखला है, ठीक है, महादेव श्रृंखला, यहीं पे एक और नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है तापी या ताप्ती नदी। ठीक, अब एक क्रम पूछा गया था परीक्षा में, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? आंसर आपको पता चल गया होगा, नर्मदा नदी। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा नदी और तापी या ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक, तो इसको आप क्रम से याद रखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे? सबसे पहले है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के नीचे है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के नीचे है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के नीचे है तापी या ताप्ती नदी। ठीक, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्ज़ाम में CGPSC में ही कई बार पूछा गया है इनके क्रम के बारे में। लोकेशंस भी याद रखेंगे कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। हालांकि लोकेशन या विस्तार के बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन क्रम और स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है, जैसे कि अमरकंटक हो गया, आपका पंचमढ़ी हो गया, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, धूपगढ़ चोटी भी, धूपगढ़ भी इसी में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत में ही स्थित है धूपगढ़ चोटी। ठीक है, इन सभी का क्रम याद रखिएगा, सबसे ऊपर है विंध्याचल, फिर नर्मदा, उसके बाद में सतपुड़ा और उसके नीचे है तापी नदी। ठीक है, इसके बाद में हम अगली पर्वत श्रृंखला की तरफ चलते हैं। अगली पर्वत श्रृंखला है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहाँ पे फैला हुआ है? लगभग उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से से लेकर के पूरे तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। ठीक है, पूर्वी घाट की चर्चा कर रहे हैं और पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से से लेकर के पूरे तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखने की हैं? अलग अलग राज्यों में इनमें छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पूर्वी घाट जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, बिल्कुल एक क्रम से या बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं है। इनमें समय के साथ नदियों ने बहुत कटाव किया है और इसी वजह से ये क्षत विक्षत स्थिति में है, मतलब ये टुकड़ों टुकड़ों में ही नज़र आती है कहीं कहीं पे, है ना। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि नदियों के प्रभाव की वजह से, नदियों के बहाव की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा क्षरण हुआ है, क्षय हुआ है या डिग्रेडेशन हुआ है, और इसी वजह से पूर्वी घाट की नदियाँ जो हैं वो पश्चिमी घाट की तुलना में बहुत कम ऊंचाई या फिर बहुत कम लंबाई में दिखाई देती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, पूर्वी घाट के बारे में हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है CGPSC व्यापम में कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं या कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको याद रखिएगा, जहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। जैसे कि तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना में जो पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट की जो श्रेणी है, इसको शेषाचलम के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में इसको शेषाचलम कहते हैं। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो आंध्र प्रदेश में इसका नाम है नल्लामला, एक नाम है पालकोंडा और एक नाम है वेलीकोंडा। ठीक है, इसमें अलग अलग पर्वत श्रेणियों को अलग अलग नाम दिया गया है। कौन कौन सा नाम है? नल्लामला, पालकोंडा और वेलीकोंडा। ये कहाँ पे नाम दिया गया है? आंध्र प्रदेश में। नीचे तमिलनाडु में आएंगे तो तमिलनाडु में इसके नाम हैं जावादी, शेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। ठीक है, जावादी, शेवाराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये सभी तमिलनाडु में नाम दिए गए हैं। इसके बाद में ये पूरी की पूरी श्रृंखला दक्षिण की तरफ, मतलब तमिलनाडु में दक्षिण की तरफ आ जाती है और साथ ही पूर्वी घाट के साथ मिल करके एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करती है, जिसको हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से पूर्वी घाट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं, इसके विस्तार, इसमें प्रमुख चोटियों के बारे में। तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है
गुजरात के दक्षिणी सिरे से लेकर के और पूरे तमिलनाडु तक फैला हुआ है। मतलब कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट का जो सीरीज़ है, इसको यहाँ पर लोकल सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका स्थानीय नाम क्या है? इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हम पूरे इस सीरीज़ को पश्चिमी घाट कहते हैं, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र में इस सीरीज़ की हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस चोटी का नाम एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका नाम याद रखिएगा। इसका नाम है कालसुबाई। अगर यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इसका नाम है कालसुबाई। ठीक, किस फैक्ट के बारे में चर्चा हो रहा था? फैक्ट ये है कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सह्याद्री मतलब महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट का हिस्सा आता है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाम याद रखिएगा, कालसुबाई। ठीक है, इसके बाद में और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कर्नाटक में एक पर्वत चोटी का नाम मिलता है आपको, कुद्रेमुख। ठीक है, कर्नाटक में इसी पश्चिमी घाट पे एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख, और ये कुद्रेमुख लोहे के खनन के लिए, लौह अयस्क के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, कुद्रेमुख किस चीज़ के लिए, किस अयस्क के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। इसके बाद में और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो अब आप ये स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं, नीलगिरी जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, ये बनने लगता है। ठीक है, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो बॉर्डर आप देखते हैं पॉलिटिकल मैप में, इस बॉर्डर के बीच में ये पर्वतीय गांठ का निर्माण करती है, और इसी पर्वतीय गांठ को, माउंटेनियस नॉट को हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। अब नीलगिरी के बारे में चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं। नीलगिरी के विस्तार और इसकी प्रमुख ऊंची चोटी के बारे में पूछा गया है। अब नाम याद रखिएगा, नीलगिरी का विस्तार हालांकि कई किताबों में मिलता है कि केवल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन एक्चुअली में नीलगिरी 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों के बीच में फैली हुई है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी को नाम क्यों पड़ा है? यह नाम नीलगिरी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी नामक वृक्षों की अधिकता है। ठीक, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इस नीलगिरी नाम का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? इस हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेट्टा। यह भी CGPSC का प्रश्न रहा है, डोडा बेट्टा कहाँ पर स्थित है? तो डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी में स्थित है। या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है और याद रखने लायक प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। डोडा बेट्टा कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन भी फेमस हैं, जैसे कि एक ऊटी नाम आपने सुना होगा, तो ऊटी भी कहाँ पे है? इसी नीलगिरी पर्वत पे, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो भी यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? ऊटी, या इसको उटक मंडल भी कहा जाता है। ये जो ऊटी है तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, नीलगिरी पर्वत क्या चीज़ है? नीलगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलित रूप है। नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है, उसका नाम क्या है? ऊटी। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अब नीलगिरी पर्वत के बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे, इसको भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व होने का भी गौरव प्राप्त है। इसी नीलगिरी को ही भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, हालांकि ये पहला ना होकर के इसको दूसरा कहना था, ठीक है, क्योंकि पहला बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में घोषित हुआ था, बाद में इसको हटा दिया गया, ठीक है, किसी वजह से, और उसके बाद में इस नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आज के समय में यही पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन हम क्रम के हिसाब से देखें तो सेकंड नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से आप बस एक ही फैक्ट याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत पालिएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट के बारे में बात कर चुके हैं। पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, और
इसमें कौन कौन सी ऊंची चोटी है, तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। कर्नाटक में कुछ प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं जैसे कि कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। कुद्रेमुख आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। दक्षिण की तरफ चलेंगे तो नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। नीलगिरी पर्वत से और नीचे की तरफ चलेंगे तो हमको एक वाई शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका था। एक है अन्नामलाई जो कि केरल की तरफ चला जाता है। एक है पालनी हिल्स, पालनी हिल्स जो है वो तमिलनाडु की तरफ जाता है। और एक है आपका कार्डमम हिल्स या इलायची हिल्स, ठीक है, कार्डमम या इलायची हिल्स जो कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व की तरफ चला जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, मैंने प्रॉपरली उनको एरो से कनेक्ट करके और वहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा। अब एक और चीज़, ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी एक आप देख रहे हैं तीनों को कनेक्ट करने वाला एक पॉइंट है जहाँ पे एक माउंटेनियस पीक है, एक ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनाईमुदी, अनाईमुदी चोटी। ये जो है वो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। प्रश्न पूछा जाता है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, तो आपका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। जब प्रश्न पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। और जब प्रश्न पूछा जाए कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर हो जाएगा कालसूबाई। क्वेश्चन में शब्दों के हिसाब से आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को कन्फ्यूजन मत रखिएगा, मैप को ड्रॉ करके और मैप में प्रॉपरली इन चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, एक और चीज़, यहीं पे केरल में एक जगह है, इसका नाम है साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। और किस जगह पर स्थित है? इन तीनों के ही बीच में स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक, तो हमने किन किन के बारे में बात किया? कालसूबाई के बारे में बात कर लिया, कुद्रेमुख के बारे में बात किया, ब्रह्मगिरी के बारे में देख लिए। कहाँ कहाँ पे है ये लोकेशन स्पेसिफिकली याद रखिएगा। कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, कालसूबाई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एक और चोटी है महाराष्ट्र में, इसका नाम है महाबलेश्वर। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे जब नदियों के बारे में चर्चा करेंगे उस समय। हालांकि यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। बस यही एक पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो कालसूबाई, उसके नीचे महाबलेश्वर, कर्नाटक में कुद्रेमुख, उसके नीचे है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ से कावेरी का उद्गम होता है। ठीक है, तो कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए फेमस है, ब्रह्मगिरी कावेरी नदी के उद्गम के लिए फेमस है, और डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से फेमस है। अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के नाम से फेमस है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है सभी में, 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम भारत में कुछ छोटे छोटे पर्वत आपको गुजरात और यहाँ पे छोटा नागपुर पठार मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे, इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि गुजरात में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है या गिर रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको गिर हिल्स के या गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो ये जो लोकेशन है किसके लिए फेमस है? गिर टाइगर्स के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे एशियाटिक शेर पाए जाते हैं, एशियन लॉयंस पाए जाते हैं, जिसके लिए फेमस है गुजरात। और गुजरात का स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो गिर पर्वत वाला क्षेत्र। ठीक, इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक पर्वत श्रेणी है, इसको हम कहते हैं राजमहल पर्वत। ठीक है, इसको हम कहते हैं राजमहल पर्वत। ठीक, बस नाम याद रखिएगा, इसका नाम है राजमहल पर्वत। इसके बाद में मेघालय, मेघालय में जो 3 पर्वतों के बारे में मैं चर्चा किया था कल आपसे, क्या क्या नाम है इनके? गारो, खासी और जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया जो है वो इस तरीके से फनल नुमा आकृति बनाते हैं, और इस आकृति की वजह से एक विशेषता या एक कह सकते हैं कि प्राकृतिक विशेषता यहाँ पे डेवलप हो जाती है।
इस पूरे क्षेत्र में जो मानसूनी हवाएं हैं वो ट्रैप हो जाती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। मानसून के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? चेरापूंजी या मासिनराम। चेरापूंजी या मासिनराम इसी जगह पर स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न जो है वो कई प्रकार से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो खासी हिल्स पर होती है। खासी हिल्स पे विशेष लोकेशन पूछा जाए तो चेरापूंजी या मासिनराम स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, किस राज्य में है? याद रखेंगे, मेघालय में स्थित है। ठीक है, कौन सा राज्य है? मेघालय, है ना। कौन कौन से राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में? सबसे पहले तो ये सिक्किम कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर, पश्चिम बंगाल के उत्तर की तरफ। इसके बाद में ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में ये वाला एरिया हो गया असम का। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और ये हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र हो गया आपका मेघालय। सभी के नाम, राजधानियाँ ज़रूर याद रखिएगा। मैंने अभी जिन चीज़ों की चर्चा की वो कहाँ पे स्थित है? मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा पर्वतों के बारे में। पर्वतों के बारे में मैं बस एक बार आपको नाम रिवाइज कर देता हूँ। उत्तर भारत के पर्वत में हमने 2 कैटेगरी पढ़ा था। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, उसके बाद में था मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। मुख्य हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर हमने अपना चर्चा शुरू किया था प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद में मध्य प्रदेश में आएंगे तो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत से आप और अगर पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स में और कंटिन्यू आप पूर्व की तरफ चले जाएंगे तो मेघालय में शिलोंग के पठार के आसपास में 3 पर्वत चोटियाँ हैं या 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनको कहा जाता है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ठीक, इसके अलावा भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी तट है इसमें 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से। ठीक, इतनी चीज़ें पर्वतों के बारे में हमको स्टडी करनी थी। अब इनमें कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि मैंने आपको दर्रे के बारे में नहीं बताया है, नदियों के बारे में नहीं बताया है। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इनको बस देख लेते हैं। जब दोबारा हम दर्रों की चर्चा करेंगे पूरे पर्वत श्रेणियों में, मतलब हिमालय के आसपास कौन कौन से दर्रे हैं, तो दोबारा इनकी चर्चा हम कर लेंगे। पर इस वक्त यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, इनको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर की तरफ से शुरू करेंगे तो सबसे ऊपर ये आपको ब्लू कलर से कुछ लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं जो कि पश्चिमी घाट को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे होंगे। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको कहा जाता है दर्रे। पर्वत श्रेणी के बीच में, पर्वत श्रेणी को क्रॉस करने के लिए जो मार्ग बना होता है, प्राकृतिक मार्ग बना होता है, इनको दर्रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पश्चिमी घाट में ऐसे लगभग हमको 3 से 4 दर्रे दिखाई देते हैं। सबसे पहले है थालघाट दर्रा। ठीक, थालघाट दर्रा, उसके नीचे है भोरघाट दर्रा। सबसे ऊपर में है थालघाट, उसके नीचे है भोरघाट। जो थालघाट दर्रा है यह हमको एक मार्ग प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। कहाँ जाने के लिए? ये रास्ता देता है मुंबई से नागपुर जाने के लिए। मुंबई से नागपुर जब आपको रेल या रोड जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। इसके नीचे आएंगे भोरघाट। भोरघाट कहाँ पे है? भोरघाट जो है वो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ये पुणे और नागपुर को कनेक्ट करता है। ठीक है, पुणे से क्रॉस करना होगा तो इसी पुणे को अगर पुणे जाना होगा तो इसी दर्रे से होकर के जाना पड़ता है। ठीक है, रेल या रोड का जो कनेक्टिविटी है इसी दर्रे से होकर के गुजरेगा। इसके बाद में और दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में
तमिलनाडु केरल के बीच में आपको एक दर्रा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो दर्रा है इसका नाम है पालघाट दर्रा, इसको पलक्काड़ गैप भी कहा जाता है, पलक्काड़ दर्रा भी कहा जाता है, ठीक है। तो पालघाट कहाँ पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु के बीच में। बिल्कुल और दक्षिण की तरफ चलेंगे तो कार्डमम और अन्नामलाई हिल्स के बीच में एक और दर्रा हमको दिखाई देता है, इसको कहा जाता है शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। यहाँ पे शायद इसका नाम नहीं लिखा है, इसको कहा जाता है शेनकोट्टा दर्रा, शेनकोट्टा गैप, ठीक। तो पश्चिमी घाट में 4 दर्रों के नाम आपको क्रम से पता होने चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर इजी क्वेश्चन भी आपको बनने चाहिए एग्जाम में। इजी लेवल क्या है कि आपको केवल क्रम पूछ लिया जाए, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम तो याद रहना चाहिए। जब आप मैप में देख रहे हैं तो सबसे ऊपर में है थालघाट दर्रा, उसके नीचे है भोरघाट दर्रा, उसके नीचे है पालघाट या पलक्काड़ दर्रा, और सबसे नीचे है शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। तो दर्रों के बारे में इतनी चीज़ें थी जो कि केवल हमने पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा है। बाकी सभी दर्रों के नाम जो कि हिमालय में स्थित है, इनको हम किसी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। दर्रे वाले क्लास में हम सभी प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने दक्षिण भारत में या यूँ कहें कि प्रायद्वीपीय भारत में स्थित सभी पर्वत चोटियों, सभी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कंप्लीट किया है, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।